स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल फ्लेम बेले का स्पेस एलिमेंट। आदर्श को लगा कि उसे और अधिक कठिन ट्रेनिंग लेनी होगी। नंदिनी की कल्टीवेशन अब उससे कहीं अधिक मजबूत थी। ऐसा कहा जा रहा है कि आदर्श सिर्फ लगन से कल्टीवेशन करने की योजना नहीं बना रहा था। जब उसे ध्यान लगाने की जरूरत होती थी तो वह किसी और की तुलना में ज्यादा समय ध्यान लगाने में बिताता था। लेकिन अपनी दक्षता में सुधार करने के लिए सिर्फ ध्यान लगाने में उसका कोई मतलब नहीं था। आदर्श को इतनी जल्दी सुधारने में सबसे बड़ी मदद ब्लैक पेंडेंट की थी, इसलिए वह ब्लैक पेंडेंट को अपग्रेड करने का तरीका खोजने की कोशिश कर रहा था ताकि वह सुनिश्चित हो सके कि उसके सभी 6 एलिमेंट तेजी से सुधार कर सके। नंदेश पर्वत पर लौटने के बाद आदर्श ने 1 महीने तक कल्टीवेशन किया। वह अन्य एलिमेंटों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनके लेवल जितने ऊंचे थे, बाधाओं को तोड़ना उतना ही कठिन था। आदर्श के कुछ एलिमेंट काफी समय से पहले और दूसरे लेवल पर अटके हुए थे। ऐसा कहा जा रहा है कि अन्य मैजिशियनों की तुलना में आदर्श की कल्टीवेशन की दर अभी भी एक जेट की स्पीड की तरह थी। अधिकांश मैजिशियनों को कुछ अविश्वसनीय लूट की मदद के बिना अपने एलिमेंटों को एक लेवल तक सुधारने में परेशानी हुई। मुझे लगता है कि मैं अपने स्पेस एलिमेंट का अभ्यास करूंगा। आदर्श के पास अपने कौशल में निपुणता हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि यह असंभव था कि वह कुछ विशेष परिस्थितियों के बिना सफलता प्राप्त कर सके। कौशल का अभ्यास संबंधित एलिमेंट पर अपने नियंत्रण का अपडेट करने में उपयोगी था। मौजूद सभी एलिमेंटों में से सबसे अच्छा उसके पास फायर एलिमेंट। लिटिल फ्लेम बेले की हेल्प से फायर एलिमेंट पर उसका नियंत्रण एक सुपर मैजिशियन के लेवल के बेहद करीब था। वह अब अपनी आग के रूपों को बदलने और अपनी इच्छानुसार अटैक करने में सक्षम था। इस बीच लिटिल फ्लेम बेले, जो अब कमांडर लेवल के टॉप पर थी, ने भी फायर एलिमेंट का उपयोग करते समय आदर्श को अविश्वसनीय शक्ति प्रदान की। दुर्भाग्य से आदर्श को लिटिल फ्लेम बेले की दुर्जय शक्ति को सहन करने में परेशानी हो रही थी, क्योंकि वह किशोरावस्था में पहुंच गई थी। उसे अपने फायर एलिमेंट को एडवांस लेवल के 3rd लेवल तक सुधारने की जरूरत थी। वह एलिमेंट जिस पर उसका दूसरा सबसे अच्छा नियंत्रण था वह था लाइटनिंग एलिमेंट। लाइटनिंग के तानाशाह डोमेन और भगवान की मोहर के आशीर्वाद के कारण लाइटनिंग का एलिमेंट उसके ट्रम्प कार्ड की तरह था। आमतौर पर कमांडर लेवल के प्राणी को हराने में किसी व्यक्ति को लंबा समय लगता है, लेकिन आदर्श को थोड़े कमजोर कमांडर लेवल के प्राणी को तुरंत मारने में कोई परेशानी नहीं होगी, अगर वह अपने लाइटनिंग एलिमेंट का सही समय पर यूज करता है। आदर्श का 3rd एलिमेंट पर सबसे अच्छा नियंत्रण जिस एलिमेंट पर था वह था स्पेस एलिमेंट। मानसिक शक्ति के 5th लेवल को प्राप्त करने के बाद आदर्श के स्पेस मैजिक में काफी सुधार हुआ था, जिससे वह अटैक कर सकता था, नियंत्रण कर सकता था, दुश्मनों के एक समूह को उलझा सकता था या इच्छानुसार एक ही अटैक पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। स्पेस मैजिक सब कुछ करने में सक्षम था जब तक कि उसकी मानसिक शक्ति काफी अधिक थी। 4th एलिमेंट शैडो एलिमेंट था। इसमें कुछ सुधार हुए काफी समय हो चुका था। वह मुख्य रूप से निक्सरिज्म का उपयोग शैडो डोमेन के रूप में करता था। यदि उसका शैडो एलिमेंट एडवांस लेवल के 2nd लेवल तक पहुंच सकता है तो उसे विश्वास था कि उसके शैडो स्पिल की भीड़ नियंत्रण क्षमता बेहतर तरीके से कर पाएगी। जहां तक समनिंग एलिमेंट की बात है, यह वह एलिमेंट था जिस पर आदर्श ने सबसे कम समय बिताया। यहाँ तक कि बीस्ट टाइड को बुलाने की उत्कृष्ट क्षमता भी धीरे धीरे अप्रभावी हो गई थी, क्योंकि आदर्श लगातार मजबूत हो जा रहा था। कई समनर्स एडवांस स्पिल्स को बेहतर बनाने पर बेहद ध्यान देते थे, क्योंकि बीस्ट टाइड जो विनाश ला सकता था वह दानव प्राणियों के झुंड के बराबर था। आदर्श उन सभी को बेहतर बनाने के लिए उत्सुक था। कभी कभी उसे लगता था कि बेहद सारे एलिमेंट होना एक तरह का बोझ था। हर बार जब वह लगन से कल्टीवेशन करना चाहता था तो उसे बेहद सी चीजें पता चलती थी जिन पर उसे काम करना पड़ता था। इससे उसे बेहद बड़ा सर दर्द होता था। लिटिल फ्लेम बेले एक चट्टान पर फायर सोल सीड पकड़े बैठी थी, जैसे कोई गिलहरी अखरोट चबा रही हो। वह आदर्श को प्रोत्साहित करने के लिए उसका उत्साहवर्धन करना नहीं भूली। लिटिल फ्लेम बेले टाइड लिक्विड पीने के बाद एक किशोरी लड़की में बदल गई थी। आदर्श ने तब मान लिया था कि लिटिल फ्लेम बेले किशोरावस्था में पहुंच गई है, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि किशोरावस्था में पहुंचने के बाद लिटिल फ्लेम बेले वास्तव में एक युवा महिला की तरह दिखने लगी थी।
उसके पैर पतले थे। जब भी वह ऊंची एड़ी के जूते पहनकर शहर की खूबसूरत महिलाओं की नकल करती थी तो यह उसके पतले शरीर को उभारता था। उसके सिर पर दो बन गायब हो गए थे। उनकी जगह उसके घुटनों तक लंबे बालों ने ले ली थी, जो जियांग फैंग की शैली के समान थे। उसके चेहरे पर सूर्यास्त की लपटें दिखाई दे रही थी, मानो उसके सिर पर घूंघट हो। उसकी आंखें रत्नों की तरह चमक रही थी। किशोरावस्था में पहुंचने के बाद लिटिल फ्लेम बेले जियांग फैंग से भी ज्यादा आकर्षक हो गई थी। उसकी लपटें उसके अनोखे आकर्षण को बढ़ा रही थी। जब वर्तमान लिटिल फ्लेम बेले अपने निर्वाण आइस डोमेन के साथ नंदिनी के पास खड़ी थी तो इससे दोनों के बीच काफी अंतर पैदा हो गया, जो उन दोनों को सुर्खियों में लाने के लिए काफी था। लिटिल फ्लेम बेले आखिरकार एक असली सुंदरी बन गई थी। सच कहे तो आदर्श को अभी भी इसकी आदत नहीं थी। लिटिल फ्लेम बेले अब सोते समय उसके चेहरे पर पैर नहीं रखेगी। वह अब गले मिलने के लिए नहीं कहेंगी या उससे के सिर पर नहीं लेटेगी। वह यह सोचे बिना नहीं रह सकता था कि जब दूसरे लोग उसके बगल में एक शानदार व्यवहार वाली उग्र सुंदरी को चलते देखेंगे तो क्या सोचेंगे। दुर्भाग्य से जब आदर्श कल्पना कर रहा था कि लोग कितने आश्चर्यचकित होंगे, लिटिल फ्लेम बेले धीरे धीरे सिकुड़ गई, क्योंकि वह चट्टान पर बैठी थी। उसकी उत्साही सूर्यास्त और आपताग्नि भी काफी कमजोर होगी। परिपक्व महिला कुछ ही सेकंड में उसे चीनी मिट्टी की गुड़िया में बदलती हुई दिखाई दी। उसकी बड़ी आंखें झपकती रही, क्योंकि उसने आदर्श से गले लगाने के लिए कहा, जैसा कि एक छोटा बच्चा खाना खाने के बाद झपकी लेना चाहता है। यह काम करता है। आदर्श की आंखें चौड़ी होगी जब उसने लिटिल फ्लेम बेले को बच्चे की अवस्था में आते देखा। लिंग! लिटिल फ्लेम बेले काफी खुश लग रही थी। उसका दिमाग अभी भी एक छोटे बच्चे जैसा था। यह असंभव था कि वह थोड़े समय में आदर्श पर इतना निर्भर रहना बंद कर दे। उसे अपनी किशोरावस्था की उपस्थिति पसंद नहीं थी। वह एक छोटी सी गुड़िया बनी रहना पसंद करती थी। खाने के बाद सोना, सोने के बाद गले मिलना और गले मिलने के बाद खाना। आदर्श लिटिल फ्लेम बेले की अलग अलग रूपों में बदलने की क्षमता को देखकर शौक रह गया। एक गुड़िया और एक आकर्षक सुंदरी। कितना आकर्षक! तुम बेहद ज्यादा सो रही हो। क्या तुम्हें चिंता नहीं है कि तुम इस दर पर एक बॉल में बदल जाओगी? तब तुम इतनी सुंदर भी नहीं दिखोगी। आदर्श ने लिटिल फ्लेम बेले के सिर पर दस्तक दी। लिंक! लिटिल फ्लेम बेले ने अपने होंठों को मोड़ दिया, यह संकेत देते हुए कि उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वह अभी विकसित हुई थी। तुम्हारी मम्मी स्पेस मैजिक का इस्तेमाल करने में सक्षम थी। तुम्हें भी इसका यूज करना चाहिए। ट्राई करो, देखो कि क्या तुमने स्पेस एलिमेंट को अवेक किया है। आदर्श ने लिटिल फ्लेम बेले को नीचे देखा। वह एक चिपचिपी छोटी ऑक्टोपस की तरह थी, जो अपनी बाकी की जिंदगी उसके साथ रहना चाहती थी। लिंक! लिटिल फ्लेम बेले अपनी इच्छा को नियंत्रित करने की कोशिश करने से पहले थोड़ी देर के लिए हिचकिचा रही थी। आदर्श को अच्छी तरह याद था कि जियांग फैंग का स्पेस एलिमेंट कितना प्रभावशाली था, खासकर जब वह इसे अपने फायर के साथ इस्तेमाल कर रही थी। भले ही यह उसे शासक लेवल के प्राणी जितना मजबूत नहीं बनाती थी, फिर भी उसकी ताकत अविश्वसनीय थी। जिस पत्थर पर आप बैठे हैं उसे ऊपर उठाने की कोशिश करें। याद रखना, आपको ध्यान केंद्रित करना है, पूरा ध्यान। कल्पना करो कि आप अपने मन में अपनी इच्छा देख सकते हैं। इसे चट्टान के चारों ओर लपेटे और धीरे धीरे ऊपर उठाए। आदर्श ने लिटिल फ्लेम बेले को समझाया और अपने स्पेस एलिमेंट का उपयोग करना सिखाया। लिटिल फ्लेम बेले एक तरफ खड़ी होगी और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से चट्टान को घूरने लगी। वह कितने भी ध्यान से उसे घूर रही हो, चट्टान स्थिर ही रही। लिटिल फ्लेम बेले को उसे जलाकर राख कर देने की इच्छा हुई। आदर्श ने कहा, अपनी किशोरावस्था में इसे आजमाएं। लिंक! छोटी फ्लेम बेले दो अलग अलग लपटों में घिर गई थी, जो बेतहाशा बढ़ रही थी। फ्लेम बेले की पतली आकृति धीरे धीरे लपटों में आकार लेती गई। जंगली लपटें धीरे धीरे एक धधकती लाल पोशाक में बदल गई, जिससे ग्लैमरस बेले की रौनक बढ़ गई। इसे फिर से आजमाओ, आदर्श ने उससे आग्रह किया। फ्लेम बेले की आंखों में एक अनोखी चमक थी। आदर्श के निर्देशों का पालन करते हुए उसके शरीर से एक स्पष्ट चांदी की रोशनी निकली। जिस चट्टान पर फ्लेम बेले अपनी इच्छा को निर्देशित कर रही थी वह कांपने लगी। टकराने की आवाज आती है। चट्टान अचानक फटकर टुकड़ों में बिखर गई और चारों दिशाओं में उड़ने लगी। लिटिल फ्लेम बेले ने रोशनी वापस ले ली। उसने चट्टान के टुकड़ों पर नजर डाली, फिर आदर्श को उलझन भरी नजर से देखा।
तुमने यह ठीक नहीं किया। अपनी इच्छा को अपने टारगेट के इर्द गिर्द लपेटने के बाद तुम्हें उसे एक ऑर्डर देना होगा। फॉर एग्जाम्पल, उसे उड़ने देना। इस तरह आदर्श ने जमीन पर पड़े एक पत्थर के टुकड़े को देखा। जब आदर्श की आंखें चमक उठी तो पत्थर को मिट्टी से बाहर खींच लिया गया। वह हवा में तैर रहा था। फ्लेम बेले बेहद तेजी से सीखती थी। उसने आदर्श की हरकतों का अनुसरण करके चट्टान के दूसरे टुकड़े को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। इस बार चट्टान में विस्फोट नहीं हुआ। यह हवा में भी तैर रही थी, लेकिन यह कांप रही थी क्योंकि वह अभी भी इसे कंट्रोल करने में पारंगत नहीं थी। बहुत बढ़िया, इसे कुछ और बार ट्रेन करके देखो। अगर आपकी मानसिक शक्ति काफी अधिक है तो आप अपनी इच्छा शक्ति को विभाजित करके एक लक्ष्य या कई लक्ष्यों को नियंत्रित कर सकती है। यह एक हल्की हवा की तरह हानि रहित हो सकता है या सब कुछ छेद कर सकता है और कुचल सकता है। आदर्श ने धैर्यपूर्वक स्पेस मैजिक की क्षमताओं का प्रदर्शन किया। आदर्श ने यह सब खुद से नहीं सीखा। जब आदर्श राष्ट्रीय टीम में थे तब वेद ने उन्हें स्पेस एलिमेंट में महारत हासिल करने में बेहद मदद की थी। जब आप टेलीकिनेसिस का उपयोग करना सीख लेंगे तो मैं आपको स्पेस रिदम सिखाऊंगा। बेसिक बातें सीखने के बाद आप इसे अपनी इच्छा अनुसार हेरफेर करने की कोशिश कर सकती है, आदर्श ने कहा। फ्लेम बेले के स्पेस मैजिक को कंट्रोल करने के तरीके में इंसानों की तुलना में अंतर था। एलिमेंटल बीस्ट के स्पिल मनुष्यों द्वारा डाले जा सकने वाले स्पिलों से बेहद अलग थे। आदर्श का मानना था कि फ्लेम बेले के पास कुछ अन्य क्षमताएं थी जिन्हें उसे खुद खोजने की जरूरत थी। वह उसे केवल बेसिक बातें ही सिखा सकता था। इंसानों के विपरीत, जिन्हें शुरुआत से ही सीखना पड़ता है, फ्लेम बेले का स्पेस एलिमेंट एक प्राकृतिक क्षमता की तरह था। उसकी मानसिक शक्ति उल्लेखनीय थी, अन्यथा वह शुरू से ही उस चट्टान को टुकड़े टुकड़े नहीं कर पाती। ना ही वह आधे किलोमीटर के भीतर सभी चट्टानों को उठाकर हवा में एक शानदार फॉर्मेशन बना पाती, जैसा कि वह अभी कर रही थी। नेक्स्ट एपिसोड टाइटल, कॉम्प्रेसिव एक्सप्लोजन। मैं अब तुम्हें स्पेस रिदम सिखाऊंगा। चलो स्पेस को कॉम्प्रेस करके शुरू करते हैं। आदर्श ने फ्लेम बेले को कुछ ही समय में पहला कदम सीखता हुआ देखकर अगला पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। फ्लेम बेले ने आदर्श की अपेक्षा से कहीं ज्यादा तेजी से स्पेस रिदम में महारत हासिल कर ली। वास्तव में जैसे जैसे उसे लड़ाई से ज्यादा अनुभव मिलता गया, वह धीरे धीरे अपनी क्षमताओं को अवेक करती गई। आदर्श सिर्फ उसे पहले ही अपनी क्षमताओं को अवेक करने में हेल्प कर रहा था। यह सही है। उस क्षेत्र में जगह को कॉम्प्रेस करो, आग को नहीं बल्कि जमीन को। ढीली मिट्टी को मजबूत चट्टानों में बदल दो, आदर्श ने कहा। फ्लेम बेले के स्पेस मैजिक का प्लेस अविश्वसनीय रूप से विशाल था। इसमें न केवल ढीली मिट्टी शामिल थी बल्कि यह उन छोटी छोटी लपटों को भी दबा रही थी जो उसने पहले पीछे छोड़ी थी। छोटी सी फ्लेम बेले ने ऊप के कारण खरपतवारों में आग लगाने के लिए आग का गोला फेंका था। लपटें 1 वर्ग मीटर के क्षेत्र को कवर करती थी, लेकिन जैसे जैसे वह जगह कंप्रेस होती गई, वे अचानक मोमबत्ती की फ्लेम के आकार में सिकुड़ती गई, अंगूठे के आकार तक। आदर्श यह जांचने के लिए आगे बढ़ा कि क्या ढीली मिट्टी चट्टान में जम गई है, लेकिन मोमबत्ती की रोशनी में कंप्रेस लपटें अचानक फट गई। लिंक। फ्लेम बेले ने अपने मैजिक को कंट्रोल करने में विफल रहने के बाद आदर्श पर अपनी जीभ निकाली। आदर्श गहरी सोच में डूबा हुआ खड़ा रहा। लिटिल फ्लेम बेले ने 1 वर्ग मीटर के क्षेत्र को कवर करने वाली लपटों को एक छोटी मोमबत्ती की रोशनी में कंप्रेस कर दिया था, लेकिन इससे न केवल लपटें कमजोर नहीं हुई बल्कि विस्फोट वास्तव में उस ऊर्जा से अधिक शक्तिशाली था जो लपटों में शुरू में था। अगर एक छोटी सी आग को कंप्रेस करने के बाद इतना शक्तिशाली विस्फोट हो सकता है, तो क्या होगा अगर यह एक बड़ी आग हो, आदर्श ने बड़बड़ाया। आदर्श ने तुरंत ही इस पर काम करने का फैसला किया। उन्होंने कहा, फ्लेम बेले, अपनी आग को उस जगह पर फेंको जिसे मैं दबा रहा हूं, जितना संभव हो सके। आदर्श ने चांदी की रोशनी उत्सर्जित करना शुरू कर दिया। एक शानदार स्टार पैटर्न तेजी से पूरा हो गया। फ्लेम बेले के सामने एक समचतुर्भुज दिखाई दिया। फ्लेम बेले ने आदर्श के ऑर्डर का पालन किया और लगातार अपनी आग को रोम्बॉइड में डाला। आमतौर पर फ्लेम बेले द्वारा छोड़ी गई आग पहाड़ के पूरे हिस्से को जलाने के लिए काफी थी और यहां तक कि दूसरी तरफ भी फैल गई। हालांकि जब आदर्श ने आग को कंप्रेस करने के लिए स्पेस रिदम का उपयोग करना जारी रखा तो यह एक छोटे से चमकते क्रिस्टल के आकार का बना रहा।
क्रिस्टल इतना बड़ा नहीं था। जब इसे आग की ओर फेंका जा रहा था तो यह एक बेसिक लेवल के फायर बस्ट जैसा था। मैं लगभग अपनी सीमा पर पहुंच गया हूँ। आदर्श कॉम्प्रेस प्लेस को कंट्रोल करने के लिए संघर्ष कर रहा था क्योंकि उसमें बेहद अधिक ऊर्जा डाली जा रही थी। फ्लेमबेले को मजा आ रहा था। आदर्श की चेतावनी के बावजूद वह अपनी लपटें रोमबर्ड में डालती रही। बस बहुत हो गया, आदर्श ने अचानक कहा जब उसे एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं लग रहा है। फ्लेमबेले ने आखिरकार अपनी लपटें डालना बंद कर दिया, लेकिन कॉम्प्रेस प्लेस पहले से ही ढहने की कगार पर था। आदर्श के थोड़ा कंट्रोल खोते ही रोमबर्ड तुरंत ढह गया। जैसे ही सम चतुर्भुज के अंदर संग्रहित ऊर्जा की दीवारें ढहगी, एक चमकदार झिलमिलाहट निकली। ऊर्जा सभी दिशाओं में फैलने लगी। बकवास! आदर्श ने खतरे को बांधते ही ब्लैक स्नेक आर्मर को एक्टिवेट किया। आदर्श के शाप देते ही आग का क्रिस्टल फट गया। एक बेहद बड़ी शॉक वेव पूरे प्लेस पर फैल गया और पहाड़ को अनियमित चोटियों को कुचल दिया। झुलसती लपटें जंगली जानवरों की तरह आगे बढ़ी। आसमान में मशरूम जैसा बादल छा गया। एक प्रलयकारी प्रभाव ने पहाड़ को जमीन पर गिरा दिया। आदर्श और लिटिल फ्लेम मेरे दोनों ही शॉक रह गए। वे भयानक विस्फोट से उड़ गए। उसके बाद एक बहरा करने वाला धमाका हुआ। आदर्श ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि आग की लपटों की ऊर्जा कितनी भयानक थी, क्योंकि वह उस पर गिर रही थी। अगर उसने समय रहते खुद को बचाने के लिए ब्लैक स्नेक आर्मर को नहीं एक्टिवेट किया होता तो यह उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। कूल! आदर्श ने उत्साह में कहा जैसे ही वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ और उस क्षेत्र की ओर देखा जो अब पूरी तरह से काला हो चुका था। उसने पहले कभी इस बारे में नहीं सोचा था। जब उसने स्मेश मैजिक से एक बड़ी आग को एक छोटी सी आग में बदल दिया, तो अगर वह अचानक उस आग की ऊर्जा वाले स्पेस मैजिक को वापस ले लेता तो इससे एक भयानक विस्फोट हो जाता जो शुरुआती आग से भी ज्यादा नुकसान पहुंचाता। लिटिल फ्लेम बेले, चलो फिर से कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि हमें अपना नया तुरुम का पत्ता मिल चुका है, आदर्श ने उत्साह से कहा। लिटिल फ्लेम बेले ने भी खुशी से सिर हिलाया। क्या अपनी मर्जी से अपनी लपटें छोड़ने और बड़े विस्फोट करने से ज्यादा मनोरंजक कुछ और हो सकता था? नंदेश पर्वत का विला। नंदिनी, ईशान, शीशी और अन्य लोग युगों की चट्टान पर चर्चा कर रहे थे। तभी अचानक कोई घबराया हुआ कमरे में घुस गया। मुझे लगता है कि हमारे पश्चिम पर किसी कबीले ने अटैक किया है और मुझे बहुत खत्तरी कबीले के लगते हैं जो अपना बदला लेने के लिए आए हैं। उन्होंने हमारे क्षेत्र को उड़ाने के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली फायर मैजिशियन को भेजा है। कुछ पहाड़ियों को जमीन पर गिरा दिया गया है। गश्त पर मौजूद नंदेश पर्वत के एक सदस्य ने कहा। खत्तरी कबीले के उन बदमाशों की हिम्मत कैसे हुई हमारे इलाके में हमसे पंगा लेने की? ईशान ने गुस्से से कहा। वे पहले से ही परेशानी खड़ी करने आए थे, जबकि गुलांगियों की घटना को अभी कुछ ही समय हुआ था। अच्छी बात है, मेरे पतंगों ने किसी घुसपैठिए की खबर क्यों नहीं दी? शीशी ने असमंजस में पूछा। यह एक फायर मैजिशियन है, हो सकता है कि आपके पतंगे आग से दूर चले गए हों। असंभव, शीशी ने अपना सिर हिलाया। अगर पतंगे डर भी जाते तो भी वे उसे अलर्ट कर देते। अगर वे उसे खतरे के बारे में अलर्ट नहीं कर रहे थे तो कोई और कारण होगा। गश्ती कैप्टन, क्या आपने देखा कि वो कौन था? ईशान ने पूछा। नहीं, दुश्मन की कल्टीवेशन बेहद मजबूत है और अटैक बेहद भयानक था। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं और करीब जाऊं, कैप्टन ने कहा। एक छोटा सा पतंगा कमरे में उड़कर आया और शीशी के कंधे पर बैठ गया। उसने शीशी को मैसेज देने के लिए अपने पंख फड़फड़ाए। मैसेज पाकर शीशी खिलखिलाकर हंस पड़ी। कोई बात नहीं कैप्टन, यो हम में से एक है। हम में से एक? कैप्टन शॉक था। कोई अपने ही इलाके को क्यों उड़ाएगा? विस्फोटों ने पहाड़ियों को बुलडोजर की तरह जमीन पर गिरा दिया है। पहाड़ भी बंजर हो गए हैं। यह आदर्श है ना? नंदिनी ने पूछा। नंदिनी को आदर्श की यह बात याद आ गई कि वह मैजिक का अभ्यास करने के लिए पश्चिम की ओर बंजर पहाड़ों पर जा रहा है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा दृश्य पैदा करेगा जिससे गश्ती कैप्टन डर जाएगा। यह वही है, ऐसा लगता है जैसे उसने एक अजीब क्षमता का आविष्कार किया है, शीशी ने पुष्टि की। तो यह आदर्श है। मुझे लगा कि
खतरी कबीले ने एक सुपर मैजिशियन भेजा है, कैप्टन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। आप एडवांस लेवल और सुपर लेवल के बीच का अंतर जानते हैं? मुझे पता है, लेकिन कबीले के नेता आदर्श ने जो विस्फोट किया था वह बेहद ज्यादा। गश्ती दल के कैप्टन का दिल जोर से धड़कने लगा जब उसे उस असाधारण विस्फोट की याद आई जो उसने देखा था। आदर्श ने एक नई क्षमता खोज ली थी और वह इतना उत्साहित था कि वह इसका अभ्यास करता रहा। अंत में नंदिनी ने आदर्श को खाड़ी में भगा दिया क्योंकि वह अपने क्षेत्र में उसके द्वारा किए जा रहे विनाश को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वह खाड़ी में जितने चाहे उतने विस्फोट कर सकता था। आदर्श वास्तव में समुद्र में चला गया और अब समुद्री राक्षसों को कष्ट सहना पड़ा। समुद्री डिमनों का एक समूह समुद्र तट पर कुछ उपद्रव मचाने की कोशिश कर रहा था या योजना बना रहा था, लेकिन विस्फोटों से वे डरकर तुरंत भाग गए। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद आदर्श अब अपनी इच्छा अनुसार एक बड़ी आग को संकुचित कर सकता था, लेकिन नई क्षमता में एक छोटी सी कमजोरी थी। इसे डालने के लिए आवश्यक समय थोड़ा लंबा था। उसे स्पेस एलिमेंट में ऊर्जा डालते रहना था। यदि वह इतना शक्तिशाली विस्फोट करना चाहता था कि सब कुछ नष्ट हो जाए, तो उसे कम से कम उतना समय चाहिए था जितना उसे आमतौर पर 2 एडवांस पिलों को डालने में लगता था। ऐसा कहा जा रहा है कि आदर्श नई क्षमता से संतुष्ट था। आदर्श ने कहा, अगर मैं हिलमैन से लड़ते समय ऐसा कर पाता तो मुझे उन सभी को उड़ाने के लिए बस कुछ फायर क्रिस्टल बमों की जरूरत होती। उसे कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन उसने फायर मैजिक और स्पेस मैजिक को पूरी तरह से संयोजित करने का तरीका खोज लिया था। यह उसके एलिमेंट को एक लेवल आगे बढ़ाने से कहीं ज्यादा रोमांचक था। आदर्श अपनी ऊर्जा समाप्त होने के बाद संतुष्ट होकर नंदेश पर्वत पर लौट आया। वह नंदेश पर्वत की भविष्य की योजनाओं के बारे में, दूसरों द्वारा लिए गए निर्णयों के बारे में सुनने जा रहा था। तभी उसका फोन बजने लगा। आदर्श, चुटकी थोड़ी चिंतित लग रही थी। क्या आपको टोटोम बीस्ट के बारे में कुछ जानकारी मिली? आदर्श ने पूछा। नहीं, लेकिन मेरी बहन मुसीबत में है, चुटकी ने चिंतित होकर कहा। शांत हो जाओ, मुझे बताओ कि क्या हुआ, आदर्श ने कहा। चुटकी की बहन ईशाना को मैजिक कोर्ट के एल्डर के रूप में पदोन्नत किए जाने वाला था। प्रवर्तन संघ में उसकी कल्टीवेशन विशेष रूप से उत्कृष्ट नहीं थी, लेकिन उसका नेतृत्व और कमांडिंग कौशल काफी अच्छा था। कई मेंबरों और प्रवर्तन संघों ने उसका अनुसरण किया। उसने प्रवर्तन संघ में भी बेहद ज्यादा योगदान दिया था, जिसमें गायत्री द्वीप पर शैतान नगरी को खत्म करने वाला ऑपरेशन भी था। आदर्श को बताया गया था कि ईशाना को एल्डर के पद पर पदोन्नत किए जाने वाला है। चुटकी को ऐसा क्यों लग रहा था कि कुछ बुरा हुआ है? हथियारों के हॉल का एक एक्सपर्ट मेरी बहन को निशाना बना रहा है। वह दानव शहर में लगभग मर ही गई थी। चुटकी असहज और डरी हुई लग रही थी। चुटकी को असहाय और बेखबर देखना दुर्लभ था। अपनी उम्र की दूसरी लड़कियों की तरह आदर्श ने उसे फोन पर दिलासा दिया और सीधे मैजिक सिटी चला गया। उन्होंने ही चुटकी को हीरो हंटर एजेंसी में अकेला पाया। चुटकी ने कहा, मुझे बताया गया कि मेरी बहन अभी भी खतरे में है। संभावना है कि हत्यारा फिर से अटैक करेगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ दानव सिटी जाऊंगा। मैं तुम्हारी बहन को कुछ नहीं होने दूंगा, आदर्श ने कहा। हमें हत्यारे का पता लगाना होगा, चुटकी ने कहा। हथियारों का हॉल वास्तव में क्या है? आदर्श ने कहा। हथियारों का हॉल शैतान नगरी जैसा है। शैतान नगरी का एक कैंसर ग्रस्त ट्यूमर की तरह है जो दुनिया को नष्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन हथियारों का हॉल मुनाफे के पीछे है। वे किसी की भी हत्या कर देंगे, चाहे परिणाम कुछ भी हो, जैसे ही उन्हें ऐसा करने के लिए पैसे मिलते हैं, चुटकी ने कहा। हथियारों का हॉल, अहान ने हीरो हंटर एजेंसी में घुसते ही ठंडे स्वर में कहा। वह हथियारों के हॉल से बिल्कुल नफरत करता था। रुद्र ने उसे मारने के लिए जिन 2 हथियारों को काम पर रखा था वे हथियारों के हॉल से थे। वे लोग ऐसे दुष्ट लोग थे जिन्हें किसी व्यक्ति के जीवन की जरा भी परवाह नहीं थी। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।